आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आपके मन में वर्किंग आवर्स, ओवरटाइम और लीव रूल्स जो नए लेबर कानून के अंदर दिए हैं, उसके रिगार्डिंग अगर छोटा सा भी कोई भी डाउट है, वो आपका आज के इसी सेशन के अंदर पूरा होने वाला है। क्या कमियां हैं, किस पर अप्लाई होगा, क्या आप पर अप्लाई होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ एक ही सेशन में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको एक ही सेशन में देखने को पता चल जाएगा। इंट्रो को स्किप करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्टली नॉलेज पे आ सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोगों ने पुराने वाली वीडियो जो लेबर लॉ पर है उसको 1 हफ्ते के अंदर ही 1 मिलियन व्यूज दे दिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर नए लेबर लॉज लागू हो गए हैं। अब आपका जो एम्प्लॉयर है आपको असीमित घंटे काम करने के लिए नहीं कह सकता, अनलिमिटेड आवर्स तक काम करने के लिए नहीं कह सकता, आपसे लगातार 7 दिन काम करने को भी नहीं कह सकता, आपका ओवरटाइम भी नहीं रोक सकता, आपका वीकली रेस्ट भी, आपकी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी को भी डिनाई नहीं कर सकता, आपके ऑफिस में 14 से 16 घंटे बिठाकर आपको नहीं रख सकता, और आपकी जो अर्न्ड लीव है उनको रोककर नहीं रख सकता, उनके साथ उनको कैंसल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब अब कानून बन गए हैं न्यू लेबर कोड्स के अंदर। और इन कोड्स में ऐसे ऐसे प्रोवाइजो यानी कि एक्सेप्शंस भी जुड़े हैं, प्रोवाइजोस जुड़े हैं, कंडीशंस जुड़े हैं, स्पेशल रूल्स जुड़े हैं और गवर्नमेंट पावर छुपे हुए हैं, जो या तो आपको और ज्यादा सुरक्षा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को थोड़ा सा कम भी करते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दे सकते हैं या फिर कभी कभी वो आपको सावधान रहने की हिदायत भी देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2025 के हिसाब से वर्किंग आवर्स, स्प्रेड ओवर, ओवर टाइम, डबल वेजेस, एनुअल लीव, नाइट शिफ्ट, शिफ्ट रूल्स, प्रोटेक्शंस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और पूरे 4 लेबर कोड्स के सारे जो नियम हैं वो आपको समझाने वाला हूं। कहां पर लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, सब कुछ मैं बताऊंगा सबसे आसान, सबसे साफ और सबसे सटीक तरीके से। ये आपका पूरी तरह जो 2025 के लेबर कोड्स है उनके ऊपर अपडेटेड सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबर लॉ रिवॉल्यूशन की। आपको पहले ही पता है कि 29 कानूनों को इकट्ठा करके 4 नए मॉडर्न लॉज बनाए गए हैं। भारत का लेबर कोड पहले 29 अलग अलग और बिखरे हुए कानूनों पर चलता था। हर स्टेट के लिए अलग नियम थे, हर इंडस्ट्री पर अलग अलग कानून और रूल्स फॉलो होते थे। एम्प्लॉय कंफ्यूज रहते थे, एम्प्लॉयर्स भी कंफ्यूज रहते थे और लॉयर्स तक कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि इतने सारे कानून थे। इसी कियोस्क को खत्म करने के लिए सरकार ने सारे कानून मर्ज करके बनाए सिर्फ 4 कोड। एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाया 4 लेबर कोड्स का। ये 4 कोड्स कौन कौन से हैं? पहला है वेज कोड जो है 2019 का, वेजेस, पेमेंट और ओवर टाइम रेट एटसेट्रा पर ये मुख्यतः बात करता है। दूसरा है OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 का, जो वर्किंग आवर, लीव्स और सेफ्टी वगैरह पर बात करता है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का, जो ESI, PF, ग्रेच्युटी, इन सभी बातों पर बात करता है। और चौथा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, जो शिफ्ट रूल्स पर, डिस्प्यूट पर, विवादों पर, डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर और स्टैंडिंग ऑर्डर्स पर बात करता है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वर्किंग आवर, ओवर टाइम और लीव्स। और इसका असली आधार है OSH कोड यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के धारा 25 से लेकर 32 तक, सेक्शन 25 से लेकर 32 तक मेनली यहां पर आपका इन्वॉल्व है। आज के इस सेशन के अंदर आपको प्रोविजन दर प्रोविजन बताऊंगा, हवा में नहीं बताऊंगा, किस प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है वो भी बताऊंगा। और वेजेस कोड के सेक्शन 13 से लेकर 14 तक यहां पर प्रावधान लागू हैं। और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें शिफ्ट और डिस्प्यूट रूल्स दिए गए हैं। और सोशल सिक्योरिटी कोड में लीव के लिंक्ड बेनिफिट्स दिए गए हैं कि जब आपको लीव मिलेगी उसके साथ क्या लिंक्ड बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर बताया गया है।
अब हम एक एक करके इनको गहराई से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक खुद हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। वीडियो आपको देखते समय कहीं भी पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन ओवर टाइम, लीव रूल्स और वर्किंग आवर्स पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स देके जरूर से जरूर मदद करिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस और लाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्किंग आवर्स के बारे में, काम के घंटे के बारे में, और ये दिया गया है सेक्शन 25 के अंदर। किसके? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के अंदर। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की धारा 25 के अंदर आपके काम के घंटे के बारे में बताया गया है। इस कोड का जो सबसे बड़ा रूल है वो ये कहता है कि मैक्सिमम वर्किंग आवर 48 घंटे होंगे किसी एक हफ्ते के अंदर। ये फिक्स्ड है, इसे कोई एम्प्लॉयर क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब किसी भी एम्प्लॉय से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। लेकिन इसी सेक्शन के अंदर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो भी दिए गए हैं, कंडीशंस भी दिए गए हैं, एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। मतलब 48 घंटे से कुछ सिचुएशंस के अंदर काम इवन ज्यादा पॉसिबल है। तो मैं आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूल नहीं बता रहा हूं, किन अपवादों के अंदर, किन कंडीशन के अंदर 48 घंटे का रूल भी सरपास हो सकता है, उसको भी समझते हैं। जो पहला अपवाद है, जो पहला एक्सेप्शन है, वो ये है कि डेली आवर कानून में फिक्स नहीं है। पहली बात तो आप इसको समझिएगा कि जो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, इसके अंदर पूरे हफ्ते के 48 घंटे बताए हुए हैं, मगर इस कानून के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि एक दिन में कितने घंटे काम किया जाएगा। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है वो डेली आवर्स को कहीं भी फिक्स नहीं करता है। जो सेक्शन 25 है, यानी कि धारा 25 है, वो डेली आवर्स की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पर कौन होगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो मतलब कि एक दिन में कितने घंटे काम किया जा सकता है उसको फिक्स करने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। मतलब मेनली आपके यहां पर राज्य सरकारों के पास ये पावर है कि वो एक दिन के घंटे फिक्स कर सकती है। कानून कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आपको एक दिन के अंदर इतने घंटे काम करवाना है। कानून सिर्फ इतना कह रहा है कि एक हफ्ते में आप 48 घंटे काम करवा सकते हैं। मगर सिर्फ अपवाद ये नहीं, 48 घंटे से ज्यादा भी काम पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में ही बात करते हैं। मगर यहां पर पहले हम किसकी बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि एक घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर कितना काम करवाया जा सकता है। मतलब क्या है कि डेली आवर्स जो है, डेली वर्किंग आवर जो है वो 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और कभी कभी वो 12 भी हो सकते हैं। अगर स्टेट ने नोटिफाई किया और रेस्ट इंटरवल्स दिए हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। स्टेट अगर गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दे, राज्य अपना गैजेट नोटिफिकेशन निकालेगा तो 12 घंटे तक वर्किंग आवर्स जा सकते हैं। बस एक वीकली लिमिट दी गई है, वीकली कैपिंग दी गई है, वो है 48 घंटे, वो रहनी चाहिए। यही वजह है कि 4 डेज वर्क वीक की बात की गई है। सभी का हफ्ते में 4 दिन काम करने का दिन हो जाएगा ऐसा नहीं है। राज्यों को नियम बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही, और आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पर वो अप्लाई होगा तब होगा। जो 4 डेज वर्क वीक, हाँ पॉसिबल है, 12 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी, वर्किंग शिफ्ट हो जाएगी उस समय पर। जो दोनों मॉडल्स हैं वो पॉसिबल हैं, 8 घंटे एक दिन का और 12 घंटे एक दिन का, वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये सब ऑटोमेटिक नहीं है, स्टेट को नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए राज्यों को रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब दूसरे अपवाद की बात करते हैं। दूसरा अपवाद है इमरजेंसी ब्रेकडाउन और अर्जेंट वर्क में आपको 8 घंटे से ज्यादा, यानी कि पूरे हफ्ते के अंदर 48 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है। टोटल 48 आवर्स की लिमिट है, उससे भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है। वो एक्सेप्शन दी गई है। एक्सेप्शन 2 है, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, आप टेक्निकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई फेलियर हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, अर्जेंट वर्क की जरूरत हो, तब आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जा सकता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाया जा सकता है। मतलब 48 घंटे से भी ज्यादा एक हफ्ते के अंदर काम करवाया जा सकता है। सेक्शन 25 के प्रोवाइजो अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं? अर्जेंट रिपेयर्स के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, पावर फेलियर के लिए, नेचुरल कैलेमिटी में डील करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, असेंशियल सर्विसेज
को चलाने के लिए और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जो ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा निरंतर चलती रहनी चाहिए, वहां पर 48 घंटे के रूल को सुपरसीड किया जा सकता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज कौन सी? ट्रेन चलाना, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक हफ्ते के अंदर 48 घंटे का जो रूल है वो सरपास किया जा सकता है किस सिचुएशन के अंदर, और इसके बारे में सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है। अर्जेंट रिपेयर्स जब होने हो, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए आप ही ठीक करने वाले हैं, तो आपको बोला जा सकता है कि भाई 48 घंटे से ज्यादा काम करो एक हफ्ते के अंदर। पावर फेलियर के दौरान, नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उस समय, मेंटेनेंस के दौरान, असेंशियल सर्विसेज में आप काम करते हैं तब किया जा सकता है। इन सब में एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं वो टेम्पररी बढ़ाए जा सकते हैं, एक्स्ट्रा आवर बढ़ाए जा सकते हैं। ये बस कंडीशन क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा आवर आप काम कर रहे हो 48 घंटे के एक्स्ट्रा इन सिचुएशन के अंदर, तो ये आवर्स हमेशा रिकॉर्ड होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। ये आवर स्प्रेड ओवर लिमिट के अंदर होने चाहिए। अब स्प्रेड ओवर लिमिट क्या होती है उसके बारे में मैं आपको इसी सेशन के अंदर आगे बताऊंगा। 8 घंटे का वो समय होता है या वर्किंग आवर वो होते हैं जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं। स्प्रेड ओवर के अंदर आपका लंच ब्रेक, टी ब्रेक और तरह तरह के ब्रेक इंक्लूड होते हैं, तो उसकी बात अलग है। अब जो स्प्रेड ओवर है वो लिमिट के अंदर होने चाहिए जो एक्स्ट्रा आवर हैं, और पेमेंट जो है वो ओवर टाइम रेट के हिसाब से मिलनी चाहिए, और ओवर टाइम रेट कितना है इन नए कानूनों के हिसाब से है वो है डबल पर ही होना चाहिए। हालांकि जो ओवर टाइम रेट है इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो तीसरा अपवाद है कि जहां पर यह 48 घंटे का रूल लागू नहीं होता है वो है गवर्नमेंट की स्पेशल पावर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी समय पर डेली आवर्स को चेंज कर सकती है कि एक दिन में कितने घंटे काम करोगे, उस चीज को चेंज करने की पावर राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। दूसरा, स्पेशल रूल्स बनाए जा सकते हैं, स्पेशल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल रूल्स बनाए जा सकते हैं, और उस समय पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको इनको नोटिफाई करना होगा, और हार्डशिप या फिर डिजास्टर या फिर रिलैक्सेशन इनमें के समय इनको ध्यान में रखा जा सकता है। डिजास्टर के टाइम पर रूल्स और सख्त किए जा सकते हैं, और जब दिखे कि हाँ भाई ज्यादा सिचुएशन मामला टाइट हो गया है तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। मतलब क्या है कि जो 48 घंटे की समय सीमा है एक हफ्ते के अंदर काम करने की, वो अभी भी फ्लेक्सिबल है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और रही एक दिन में कितने घंटे काम होगा उसकी समय सीमा इन लॉज के अंदर नहीं बताई गई है, लेकिन जो वर्कर प्रोटेक्शन है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जितना भी आप एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे आपको डबल वेज मिलते हैं। आप समझ गए यहां तक? अब अगले अपवाद की बात करते हैं। एक्सेप्शन 4 क्या है कि शिफ्ट क्रॉसिंग मिडनाइट। अगर ये सिचुएशन हो, अगर आपका शिफ्ट डे 1 में शुरू होता है, मान लीजिए आप पहले दिन शाम से काम करना शुरू करते हैं और आपका जो शिफ्ट है वो अगले दिन खत्म होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खत्म होता है, तो कानून मानता है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस डे है। जो नए लेबर लॉ है वो इसको एक ही डे मानता है, एक कॉन्टिन्यूअस डे मानता है। एम्प्लॉयर इसे 2 दिन में स्प्लिट करके ओवर टाइम डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, एम्प्लॉयर इसको 2 दिन में स्प्लिट करके ओवर टाइम डिनाई नहीं कर सकता। मतलब कि आज आपने शाम को अपना काम शुरू किया तो ऑब्वियसली आपकी शिफ्ट टुमारो मॉर्निंग खत्म होगी, मगर उस समय एम्प्लॉयर ये कहता है कि आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, चलो 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर लो, या 8 घंटे तुम अभी आज काम करके चले जाओ अगले दिन का भी। तो ये चीज ठीक नहीं होगी। ये एक दिन की जो 24 घंटे की विंडो है उसके तहत ही ये एक दिन माना जाएगा। और अगर आप अपनी शिफ्ट के एक्स्ट्रा इस दौरान कोई काम करेंगे, जब आपकी अगले दिन शिफ्ट खत्म होती है तो वो ओवर टाइम माना जाएगा और आपको ओवर टाइम ड्यूज का बेनिफिट कानून के तहत मिलेगा। अब बात करते हैं स्प्रेड ओवर रूल की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बार अभी तक ये बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। एक एक चीज, बारीक चीज इस सेशन के अंदर बताऊंगा।
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा हर उस व्यक्ति के साथ जो कहीं भी भारत के अंदर काम करता है, आपका साथी है, आपका फ्रेंड है, आपका कोलीग है, या कोई लॉ में इंटरेस्ट है, लेबर लॉज में इंटरेस्ट रखता है, लॉ स्टूडेंट है, लॉयर है, सभी के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि करेक्ट लीगल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्प्रेड ओवर की। जो स्प्रेड ओवर के बारे में ये बोला गया है कि जो है वो मैक्सिमम 12 घंटे तक हो सकता है, इंक्लूडिंग द ब्रेक्स। अब ये स्प्रेड ओवर क्या होता है, स्प्रेड ओवर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इसको समझते हैं। स्प्रेड ओवर टाइम क्या होता है? स्प्रेड ओवर टाइम वो होता है वो पूरा समय जिस दौरान आप संस्थान में रहते हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं। स्प्रेड ओवर टाइम के अंदर शामिल होता है काम का एक्चुअल समय, जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। मगर इसके साथ साथ स्प्रेड ओवर टाइम के अंदर सारे ब्रेक्स भी इंक्लूड होते हैं, लंच भी इंक्लूड होता है, वेटिंग टाइम भी इंक्लूड होता है, रिपोर्टिंग टाइम भी इंक्लूड होता है, और आइडल समय जब आपके पास कोई काम नहीं होता, खाली बैठे होते हैं, तो वो भी इंक्लूड होता है, और हैंड ओवर टाइम भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये आपका स्प्रेड ओवर टाइम होता है। स्प्रेड ओवर टाइम समझ गए आप? स्प्रेड ओवर टाइम वो सारा समय जब कोई व्यक्ति जहां पर वो काम कर रहा है वो अपना सारा समय वहां पर बिताता है। इसके अंदर वर्किंग आवर्स के साथ साथ और भी, एक्चुअल वर्किंग आवर के साथ साथ और भी ज्यादा चीजें होती हैं। ब्रेक्स हो गया, लंच ब्रेक हो गया, वेटिंग पीरियड हो गया, रिपोर्टिंग टाइम हो गया, और जिस समय आपके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके बारे में जो समय सीमा दी गई है वो एक दिन के अंदर 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, स्प्रेड ओवर रूल। मगर ये जनरल रूल है, और आपको पता है कि जनरल रूल से काम नहीं चलता, जनरल के साथ एक्सेप्शन ही होती है, जो अपवाद होते हैं वो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। कुछ स्टेट्स में नोटिफिकेशन के जरिए इसे कुछ इंडस्ट्रीज में 13 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये आपका स्प्रेड ओवर टाइम है, इसको 12 घंटे की बजाय कुछ अगर राज्य सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके इसको 13 घंटे तक बढ़ा सकती है। लेकिन जो वीकली आवर्स का जो टाइम होगा एक्चुअल वर्किंग आवर्स का, वो आपका 48 घंटे ही रहेगा। मतलब आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल समय जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे वो 48 आवर होंगे, मगर स्प्रेड ओवर टाइम इन 48 आवर से ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो सकता है। वो कैसा समय? आपका लंच ब्रेक का, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो सारा समय मिला रहे तो वो 48 घंटे से ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट इंटरवल्स की। रेस्ट इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट इंटरवल्स के बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 25 है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड का। धारा 25 कहता है कि रेस्ट इंटरवल कंपलसरी होंगे, और आमतौर पर जो नियम है वो ये है कि 5 घंटे कॉन्टिन्यूअसली अगर कोई वर्कर काम करता है, कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो उसके लिए ब्रेक जरूरी है। हर 5 घंटे पर काम करने के बाद ब्रेक जरूरी है। ब्रेक क्या होगा? कम से कम 30 मिनट का कम से कम ब्रेक मिलेगा। लेकिन यहां पर फिर से अपवाद आ जाते हैं, एक्सेप्शन आ जाते हैं कि मतलब ब्रेक नहीं मिलेगा या 30 मिनट से कम मिल सकता है। वो कब मिल सकते हैं उसको समझिएगा। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि 5 घंटे कंटिन्यूअस काम किया तो ब्रेक मिलेगा, और कम से कम 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। मगर एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं वहां पर जो ब्रेक है वो स्टैगर्ड हो सकता है, बटा हुआ हो सकता है। या फिर आप आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पर फ्लेक्सी ब्रेक सिस्टम पॉसिबल हो सकता है। और इमरजेंसी रिपेयर के काम में अगर आप जुटे हुए हैं तो ब्रेक टाइमिंग एडजस्ट किया जा सकता है, कि मतलब आपको 5 घंटे से ज्यादा भी काम करने दिया जा सकता है। ये वाली सारी सिचुएशन के अंदर बीपीओ और आईटी वगैरह में, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी सर्विस है। तो ये चीज कानून के अंदर एक्सेप्शन में क्लियरली लिखी हुई है, आप इसको समझिएगा। लेकिन एक बात तो है, ब्रेक तो देना ही पड़ेगा। टोटल 8 घंटे के समय में आपको ब्रेक तो मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में ब्रेक देना ही होगा, ये भी बात है। अब बात करते हैं वीकली रेस्ट की। वीकली रेस्ट की बात करें तो वीकली रेस्ट के बारे में जो प्रोविजन है इन नए कानूनों के अंदर वो सेक्शन 26 के अंदर है। धारा 26 के अंदर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की धारा 26 है उसके अंदर वीकली रेस्ट डे या वीकली ऑफ डे भी कह सकते हैं, एक छुट्टी का दिन की बात कह सकते हैं, वो वहां पर बताई गई है। और इसका जो मेन रूल है वो ये है कि कोई भी वर्कर को 7 दिन लगातार काम नहीं कराया जा सकता। किसी भी वर्कर से, किसी भी एम्प्लॉय से 7 दिन लगातार काम नहीं करवाया जा सकता।
लेकिन इसके अंदर मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं, समझिएगा। रूल क्या है कि किसी भी वर्कर एम्प्लॉय से 7 दिन लगातार काम नहीं करवाया जा सकता, मगर कानून के अंदर अपवाद भी दिए गए हैं। यहां पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन समझिएगा। पहली एक्सेप्शन ये है कि वीकली ऑफ, सबसे बड़ी बात तो संडे जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो संडे को ब्रेक चाहिए। पहली बात आप ये समझिए कि संडे जरूरी नहीं है कि आपको एक वीकली ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, हर संडे की आपकी छुट्टी होगी। एम्प्लॉयर किसी भी दिन चाहे उसको वीकली ऑफ डिक्लेयर कर सकता है, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वो फ्राइडे हो या फिर कोई और दिन हो। ये एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो किसी भी दिन एक ऑफ डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि उसको नोटिस बोर्ड पर यह डिस्प्ले करना है कि किस दिन उसके यहां पर वीकली ऑफ रहेगा, और वर्कर को पहले से बताना जरूरी है कि आपका हफ्ते में इस दिन की छुट्टी होगी। ये तो हो गया पहला एक्सेप्शन कि मतलब किस दिन छुट्टी होगी ये फिक्स नहीं है, संडे छुट्टी नहीं होगी ये फिक्स नहीं है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा। एम्प्लॉयर जिस दिन चाहे उस दिन आपको वीकली ऑफ दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी एक्सेप्शन की। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि वर्कर से वीकली ऑफ वाले दिन काम कराया जा सकता है। दूसरा अपवाद क्या है कि जिस दिन बेचारे की छुट्टी है, वीकली ऑफ है, उस दिन उससे काम कराया जा सकता है। किन सिचुएशन के अंदर, उसको समझते हैं। यहां पर मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं कि वीकली ऑफ वाले दिन भी काम करवाया जा सकता है अगर कोई अर्जेंट वर्क है, कोई वर्क पोस्टपोन, कोई वर्क ऐसा है जो पोस्टपोन नहीं हो सकता, या फिर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, और शिफ्ट शेड्यूल डिमांड करता है कि वीक ऑफ डे वाले दिन भी काम कराए। तो किसी वर्कर से, किसी एम्प्लॉय से छुट्टी वाले दिन भी एम्प्लॉयर काम करा सकता है। कंडीशन 4 है। अर्जेंट वर्क है, एम्प्लॉयर को तो हर काम अर्जेंट लगता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर काम कराया जा सकता है। वर्क ऐसा है जिसको आगे हम टाल नहीं सकते, तब भी करवाया जा सकता है छुट्टी वाले दिन। और मेंटेनेंस जो है मशीनों का या किसी और तरीके का जरूरी काम है, उसमें भी आपको छुट्टी वाले दिन काम करवाया जा सकता है। और शिफ्ट शेड्यूल अगर डिमांड करता है तब भी छुट्टी वाले दिन काम करवाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को छुट्टी वाले दिन काम करवाया जा रहा है तो उसके बदले उसके पीछे के कुछ बेनिफिट प्रोविजन भी दिए गए हैं, उसको समझते हैं। लेकिन इसके बदले क्या होगा, वर्कर को एक कंपेंसेटरी ऑफ देना अनिवार्य है। वर्कर को किसी और दिन एक छुट्टी मिलेगी, या तो वो उसी महीने ले सकता है या फिर अगले 2 महीने के अंदर वो अपने कंपेंसेटरी ऑफ को किसी भी दिन चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से अवेल कर सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय से या वर्कर से एम्प्लॉयर ने वीकली ऑफ डे वाले दिन काम कराया, अर्जेंट वर्क बता के या कोई मेंटेनेंस वर्क बता के, तो एम्प्लॉयर को, ऐसे एम्प्लॉय को, वर्कर को एक कंपेंसेटरी ऑफ देना होगा। वो कंपेंसेटरी ऑफ कंसर्न्ड वर्कर या कंसर्न्ड एम्प्लॉय उसी महीने भी ले सकता है या अगले 2 महीने के अंदर जब भी उसका मन करेगा किसी भी तारीख को, किसी भी दिन ले सकता है। और एक बात और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पैसा देकर छुट्टी नहीं काटी जा सकती। अब कंपेंसेटरी ऑफ का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर ये कह दे कि मैं तुम्हें आज के ओवर टाइम वर्क के पैसे दे दूंगा, तुम छुट्टी मत लेना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बंदे को, जो एम्प्लॉय है, उसको छुट्टी ही मिलेगी, कंपेंसेटरी ऑफ ही मिलेगी। यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं। आप बोलोगे सर कितना एक्सेप्शन बताओगे? भाई कानून यही है। पसंद आ रहा है ना तो सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे चैनल को? सभी के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मराठाई, सोशल मीडिया को भर दो इस वीडियो से। इतना डिटेल्ड सेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत कुछ अभी तो बस स्टार्ट ही किया है, ये सोच के चलिएगा। आपको बारीक से बारीक बात बताऊंगा जो आपके काम की, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात भी बताऊंगा, ठीक है। तीसरी एक्सेप्शन क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, पावर जनरेशन इंडस्ट्री होगी, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज हो गई, इन इंडस्ट्रीज में वीकली रेस्ट जो है वो रोटेशन सिस्टम पे चलता है। कि मतलब कुछ लोगों का इस हफ्ते इस दिन वीकली ऑफ दे दिया, कुछ का अगले हफ्ते दिया जाएगा, कुछ का अगले हफ्ते दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री है वहां पर जो वीकली ऑफ है वो रोटेशन सिस्टम पर चलेगा। लेकिन कंपेंसेटरी रेस्ट जो है वो मैंडेटरी होगा कि अगर किसी का वीकली ऑफ मना कर रहे हो तो आप उसको एक कंपेंसेटरी ऑफ दोगे ही दोगे, उसी महीने में या फिर अगले 2 महीने में। और शेड्यूल का जो है वो आपको एडवांस डिस्प्ले करना होगा, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं अपवाद 4 की, एक्सेप्शन 4 की।
एक्सेप्शन फॉर इमरजेंसीज के बारे में बात करता है और एक्सेप्शन फॉर कहता है कि ब्रेकडाउन, डिजास्टर, पावर फेलियर जैसे अर्जेंट केसेस के अंदर वीकली जो रेस्ट है उसको शिफ्ट किया जा सकता है, किसी और दिन ट्रांसफर किया जा सकता है। जब मान लीजिए कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए, इमरजेंसी हो जाए, मशीन काम करना बंद कर जाए, लाइट चली जाए, पावर फेलियर हो जाए, ऐसे अर्जेंट सिचुएशन के अंदर वीकली जो रेस्ट है उसको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ये एम्प्लॉय को डिनाई नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं डबल एम्प्लॉयमेंट और ओवरलैपिंग शिफ्ट्स के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट भी। डबल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरलैपिंग शिफ्ट्स, इसके ऊपर जो प्रावधान है वो है सेक्शन 29 एंड 30। डबल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरलैपिंग शिफ्ट्स, इसके ऊपर जो प्रावधान है वो सेक्शन 29 और 30 है। जो सेक्शन 29 है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड का, वो ये कहता है कि शिफ्ट ओवरलैप नहीं होने चाहिए, कि मतलब एक व्यक्ति की शिफ्ट जो है वो दूसरी शिफ्ट के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ताकि वर्कर को दो शिफ्ट में सैंडविच ना होना पड़े, कि एक ही वर्कर की जो शिफ्ट्स हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ताकि वर्कर को शिफ्ट में सैंडविच ना होना पड़े। और इसका जो सेक्शन 30 है, धारा 30 है, वो ये कहती है कि वर्कर को दो जगह काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता जहां लॉ प्रोहिबिट करता है। कि मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को दो जगह काम करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। तुम एक शिफ्ट में यहां काम कर लो, दूसरे शिफ्ट में हमारा दूसरा प्लांट चल रहा है, वहां जाके काम कर लेना, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन है, ये समझिएगा। क्या है कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, उनके लिए डबल शिफ्ट में काम अलाउड है। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, आईटी और नाइट फ्रीलांसर्स के लिए पॉसिबिलिटी है, डबल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी है आईटी और नाइट फ्रीलांसर्स के लिए, और मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के लिए भी पॉसिबिलिटी है, और गवर्नमेंट नोटिफाइड स्पेशल कैटेगरीज, अगर किसी सिचुएशन के अंदर सरकार नोटिफाई कर दे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, तो वहां पर भी ओवरलैपिंग हो सकती है, डबल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। लेकिन जनरल वर्कर के लिए रूल सामान्य है कि डबल एम्प्लॉयमेंट किसी भी सिचुएशन के अंदर अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं हम नाइट शिफ्ट्स के बारे में, नाइट शिफ्ट्स और महिला की सेफ्टी के बारे में। इसके लिए जो प्रावधान है वो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की धारा 28 बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 28 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की जो सेक्शन 28 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट शिफ्ट जो मिडनाइट क्रॉस करते हैं उनको हम नाइट शिफ्ट कहते हैं। मतलब कि अगर किसी सिचुएशन के अंदर कोई एम्प्लॉय रात को 12 बजे के बाद भी उसका अगर काम कंटिन्यू रहता है, तो ऐसी शिफ्ट को हम ऐसी शिफ्ट को हम नाइट शिफ्ट कहते हैं। नाइट शिफ्ट को कानून एक कॉन्टिन्यूअस शिफ्ट मानता है। मतलब पहले दिन स्टार्ट हुई, चाहे दिन बदल गया, तारीख बदल गई, आपकी वो कॉन्टिन्यूअस शिफ्ट ही है। ठीक है, इसलिए वीकली रेस्ट कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगा, ओवर टाइम कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा, लीव कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा, वर्किंग आवर्स भी उसी हिसाब से फिक्स होंगे, और स्प्रेड ओवर भी उसी हिसाब से काउंट होगा। अब महिलाओं की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, वुमेन्स नाइट शिफ्ट रूल्स के बारे में बात करते हैं कि ये कोड क्या कहता है। एम्प्लॉयर को महिला एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करना होगा अगर उसको नाइट शिफ्ट में किसी फीमेल एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो सुरक्षित परिवहन देना पड़ेगा, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देनी पड़ेगी, सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। दूसरा, वेल लिट वर्क स्पेस होने चाहिए, मतलब जहां पर वो काम कर रही है वहां अच्छी रोशनी होनी चाहिए। तीसरा, सीसीटीवी के प्रावधान किए गए हैं। सैनिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फीमेल हाइजीन और इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जो एक महिला को चीजें जरूरत होती है उनका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, और एंटी हरासमेंट, सेक्सुअल एंटी हरासमेंट मैकेनिज्म
वर्क प्लेस पर होना चाहिए, वहां पर लागू होना चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्क प्लेस पे अगर कोई महिला रात में काम कर रही है तो वहां पर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि उसको पहली बात तो सुरक्षित परिवहन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फीमेल एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देनी पड़ेगी। दूसरा, वेल लिट वर्क प्लेस होना चाहिए, अच्छा रोशनी वाला माहौल होना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए और ट्रेंड सुपरवाइजर होने चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए और उसके साथ साथ एंटी हरासमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, वो सबसे जरूरी चीज है कि रिटन कंसेंट ऑफ वुमन वर्कर। जो महिला काम कर रही है नाइट शिफ्ट में, उसका आपको रिटन कंसेंट जरूर लेना पड़ेगा कि हाँ वो अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से, अपनी स्व इच्छा से रात्रि शिफ्ट में काम कर रही है, नाइट शिफ्ट में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइंस भी यही कहते हैं कि महिलाओं को जो मौका है वो काम करने का डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्क प्लेस जो है वो हमेशा सुरक्षित होना चाहिए महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं हम ओवर टाइम के बारे में। ओवर टाइम, जो ओवर टाइम से रिलेटेड जो कोड है वो सेक्शन 14 वेजेस कोड का स्पेसिफिकली बात करता है। ओवर टाइम सेक्शन 14 वेज कोड का बात करता है। सेक्शन 14 किसका? वेज कोड के अंदर ओवर टाइम के बारे में बात की गई है। और जो ओवर टाइम का मुख्य रूल है, जो आप सभी न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे हैं आज की तारीख के अंदर और सभी यूट्यूब वीडियोस पर भी देख रहे हैं, मगर एक्सेप्शंस वगैरह बारीकी आपको कोई नहीं बता रहा है, जो हम आज आपको बताएंगे। तो ओवर टाइम का जनरल रूल ये है कि नॉर्मल वेज का डबल वेज आपको ओवर टाइम वेज दिया जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम अगर कोई भी आप अपने तय जो आपके फिक्स वर्किंग आवर हैं उससे ज्यादा काम करते हैं तो ओवर टाइम आपको डबल वेज होगा नॉर्मल वेज का। अब इसके एक्सेप्शन को समझिएगा। बोलते हैं कि सर हर चीज में एक्सेप्शन। हाँ जी, हर चीज में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझिएगा, कानून नहीं है। एक्सेप्शन अपवाद है इस डबल वेज का। पहला एक्सेप्शन है कि ओवर टाइम कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। माना कि एम्प्लॉयर जो है वो डबल पैसा देने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा काम के लिए, मगर ओवर टाइम वर्क कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। वर्कर की कंसेंट जरूरी होती है ओवर टाइम के लिए। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और एसेंशियल सर्विसेज के लिए कई बार एम्प्लॉय को फोर्स किया जा सकता है, ये भी अलाउड है। सिचुएशन ऐसी है, एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता ओवर टाइम, मगर इमरजेंसी आ गई एसेंशियल सर्विस के अंदर, एम्प्लॉय को अपनी बिना मर्जी के बाद भी ओवर टाइम करना पड़ सकता है। ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, समझ लीजिए। अब दूसरी एक्सेप्शन क्या है ओवर टाइम के रूल्स के रिगार्डिंग, कि ओवर टाइम जो है वो आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो एम्प्लॉयर को प्रॉपर्ली मेंटेन करने पड़ेंगे। ओवर टाइम रिकॉर्ड्स मैंडेटरी हैं। एम्प्लॉयर को मेंटेन करना होगा क्या? ओवर टाइम रजिस्टर मेंटेन करना होगा, कंसेंट रिकॉर्ड मैनेज करने होंगे कि हर एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम करने के लिए अपना कंसेंट दिया है। तीसरा, कितने घंटे काम किया है उसका रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा टाइम कितना काम किया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, और पेमेंट डिटेल किसको हमने कितना दिया है, और ऑब्वियसली जो उस बंदे की नॉर्मल सैलरी है, नॉर्मल वेज है, उसको ओवर टाइम के लिए डबल देना पड़ेगा, डबल पेमेंट देनी पड़ेगी। और इंस्पेक्शन में ये सभी सारी चीजें, जब मान लीजिए अगर उस इंडस्ट्री की, उस वर्क प्लेस की कभी इंस्पेक्शन होती है तो ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। ओवर टाइम रजिस्टर, कंसेंट रिकॉर्ड, आवर्स कितने घंटे काम करते हैं ओवर टाइम में और क्या क्या पेमेंट दी गई है, वो सारा रिकॉर्ड एक मेंटेन करना पड़ेगा। अब ओवर टाइम रूल से ही एक तीसरी एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एक्सेप्शन क्या है कि ओवर टाइम की लिमिट स्टेट रूल से फिक्स होती है। कानून कहीं भी ओवर टाइम की जो लिमिट है, ये जो वेज कोड है ये फिक्स नहीं करता, या बाकी के 3 कोड कहीं भी फिक्स नहीं करते। यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई है, वो ओवर टाइम को जो है वो फिक्स कर सकते हैं, ओवर टाइम की लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। कई स्टेट्स में डेली कैप लग सकती है ओवर टाइम के बारे में, या वीकली कैप की, कोई डेली कैप मतलब कि कोई एम्प्लॉय एक दिन में इतने घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता, या वीकली कैप लग सकती है कि एक हफ्ते में इतने घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता, या इसी तरह मंथली कैप भी लगाई जा सकती है, या फिर क्वार्टरली कैप भी लगाई जा सकती है। हर 3 महीने के अंदर इससे ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता। मगर ये रूल बनाने की पावर किसके पास है? ये कंसर्न्ड राज्य सरकार के पास है। इन कानूनों के अंदर अभी कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। कई जगह पर 125 से लेकर 150 घंटे पर क्वार्टर की लिमिट
है अभी हमने जो कई स्टेट्स के अंदर ये चीज दी हुई है, मगर अभी रूल्स किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे उसको अभी देखना है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन 4 की। चौथा अपवाद क्या है ओवर टाइम को लेकर? पीस रेट वर्कर के बारे में। अब ये क्या है? जो पीस रेट वर्कर होते हैं इन लोगों को भी ओवर टाइम जो है वो डबल रेट पर ही मिलेगा, बेस्ड ऑन टाइम रेट इक्विवेलेंट। अब एक्सेप्शन 5 की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, पिछली वीडियो जिसके अंदर 1 मिलियन व्यू आए हैं उसके अंदर आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको बता रहा हूं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए ओवर टाइम का जो पैसा है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर देगा, लेकिन जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी कि जो कंसर्न्ड वर्कर जो है वो काम कर रहा है उसको मिला या नहीं मिला, ओवर टाइम कंपेंसेशन मिला या नहीं मिला। जिम्मेवारी देना होगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर देगा, और उसको एंश्योर करने की जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी कि ओवर टाइम पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। समझ रहे हैं? अब अगला जो एक्सेप्शन है ओवर टाइम के रिगार्डिंग वो है कि वीकली रेस्ट पे काम मतलब ओवर टाइम माना जाएगा, और साथ में आपको कंपेंसेटरी ऑफ दोनों मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका महीने में या हफ्ते में वीकली ऑफ है, अगर उस दिन आपसे काम करने के लिए बोला जाता है तो वो ओवर टाइम की तरह काउंट होगा, और उसके साथ साथ वीक डे पर रेस्ट डे पर काम करने के लिए आपको कंपेंसेटरी ऑफ भी मिलेगा। तो दोनों मिलेंगे, क्योंकि जो सिर्फ पैसा है वो ही सिर्फ काफी नहीं है, कंपेंसेटरी ऑफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। नॉर्मल वर्किंग डे क्या होता है इसको समझते हैं। नॉर्मल वर्किंग डे क्या होगा उसकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 13 वेज कोड के अंदर दी गई है। धारा 13 किसकी? वेज कोड के अंदर दी गई है, सेक्शन 13 ऑफ वेज कोड के अंदर दी गई है। इसको समझते हैं कि कानून क्या कहता है कि नॉर्मल वर्किंग डे क्या होगा। मगर यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सरकार ये तय कर सकती है कि एक नॉर्मल वर्किंग डे की अवधि कितनी होगी। 8 घंटे होगी, 9 घंटे होगी, 10 घंटे होगी, 11 घंटे होगी, 12 होगी। ये तय करने का अधिकार किसका है? सरकार का है, राज्य सरकार का है। रेस्ट इंटरवल क्या होंगे ये भी राज्य सरकार तय कर सकती है। स्प्रेड ओवर कितने टाइम का हो सकता है ये भी राज्य सरकार तय कर सकती है। वीकली हॉलिडे क्या होगा, कब होगा, ये एम्प्लॉयर पहले प्राइमरी डिसाइड करेगा, और राज्य सरकार उस पर निगरानी रख सकती है कि यह प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। सरकार तय करती है कि नॉर्मल वर्किंग डे कितने घंटे का होगा। कानून जो है, वेज कोड जो है, खुद घंटे फिक्स नहीं कर रहा है, बल्कि वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दायरे वाले एस्टेब्लिशमेंट के लिए नियम बनाएगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो नॉर्मल वर्किंग समय होगा उसके लिए पावर किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में राज्य सरकार के पास पावर होगी नॉर्मल वर्किंग डे के घंटे फिक्स करने की पावर। और अलग अलग उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग डेली आवर भी रखे जा सकते हैं। यहां पर आप समझ रहे हैं कि पहली बात तो नॉर्मल वर्किंग डे कितने घंटे का होगा इस पे अभी कोई फिक्स नहीं है। ये फिक्स करने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी गई है। अगर केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है या कोई विभाग है तो वहां पर केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, और अगर राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है तब उस सिचुएशन के अंदर राज्य सरकार के पास पावर है। और अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्मल वर्किंग आवर अलग अलग रखे जा सकते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों में 8 घंटे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ऑफिसेज और शॉप में अलग शिफ्ट हो सकती है। कुछ सेक्टर में 9 या 10 घंटे तक का समय रखा जा सकता है, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज में कुछ अलग ही विशेष व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो वीकली कैप है वो टोटल 48 घंटे से ज्यादा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं
कुछ प्रोवाइजो की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी सेक्टर से काम कर रहे हैं और आपको ओवर टाइम और इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलने वाली है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स बनाए हैं। ये जो सेक्शन 13 है इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वर्किंग डे के अंदर अपवाद लेके आ रहा है बहुत सारे, समझिएगा। अलग अलग वर्कर कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम बनाने की शक्ति इस प्रावधान के अंदर है। सेक्शन 13 साफ कहता है कि सरकार अलग नियम बना सकती है। अडल्ट वर्कर के लिए, वयस्क वर्कर के लिए कुछ अलग नियम हो सकते हैं। अडोलिसेंट वर्कर्स के लिए 14 से 18 साल वर्ग के जो काम कर रहे हैं उनके लिए अलग हो सकते हैं। वुमन वर्कर्स के लिए, महिलाओं के लिए अलग रूल्स हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वर्कर के लिए अलग हो सकते हैं। जो निरंतर इंडस्ट्रीज चलती हैं या असेंशियल सर्विसेज चलती हैं वहां पर नियम अलग हो सकते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, आपके गार्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए तो आपको भी जवाब यहां पर मिल रहा है कि नॉर्मल वर्किंग डे आपका 8 घंटे का हो गया, उससे ज्यादा का होगा तो उसके लिए जो रूल तय करने की शक्ति है वो सरकार के पास है। आपके लिए अलग हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए अलग हो सकते हैं। आईटी सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए अलग हो सकते हैं। सेल्स प्रमोशन वर्कर्स के लिए अलग हो सकते हैं और सीजनल इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए डेली आवर्स अलग हो सकते हैं। ब्रेक्स अलग हो सकते हैं। स्प्रेड ओवर अलग हो सकता है। ओवर टाइम अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज को समझते हैं। इसके ऊपर किस तरीके से अलग अलग नियम बन सकते हैं इसको समझते हैं। एक ऐसा उद्योग है जिसको 24 घंटे चलना है और जिसे 24 घंटे चलाना पड़ता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री है या कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो 24 घंटे जहां पर काम होता है, जैसे कि रिफाइनरी हो गई, स्टील प्लांट हो गया, केमिकल प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया या फिर सीमेंट प्लांट हो गया। इनके लिए जो सामान्य नियम है वो नहीं अप्लाई होते, विशेष नियम ही अप्लाई होते हैं। यहां पर क्या रूल्स अप्लाई हो सकते हैं? डेली आवर्स कभी कभी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब पूरे स्टेट के लिए राज्य सरकार ने फिक्स कर दिए कि हमारे यहां 9 घंटे मान लीजिए या 8 घंटे डेली वर्किंग आवर होंगे, मगर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वर्किंग इंडस्ट्रीज के लिए जो डेली आवर्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। ब्रेक टाइमिंग अलग हो सकती है इनकी। वीकली रेस्ट को रोटेशन पर लगाया जा सकता है और शिफ्ट रोटेशन यहां पर अनिवार्य हो सकता है, लेकिन फिर भी जो वीकली ओवरऑल लिमिट है वो 48 आवर्स ही रहेगी। ओवर टाइम हमेशा डबल वेजेस ही मिलेगा और जो स्प्रेड ओवर की है वो सीमा लागू होगी, जो 12 आवर्स वाली सीमा है वो लागू रहेगी। अब बात करते हैं मशीन ब्रेकडाउन या फिर टेक्निकल फेलियर पर कैसे एक्सेप्शन लागू होता है उसको समझिएगा। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, मशीन खराब हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, अर्जेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाए, अचानक प्रोडक्शन रुक जाए, तो एम्प्लॉयर काम के घंटे बढ़ा सकता है अपने एम्प्लॉय के, लेकिन सिर्फ तभी जब परिस्थिति कैसी हो, इमरजेंसी में हो, वर्कर को डबल रेट से ओवर टाइम मिले और अगले दिन या फिर सप्ताह में आराम दिया जाए और इसके लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए। कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं असेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग। अगर कोई व्यक्ति असेंशियल सर्विसेज में आवश्यक सेवाओं के लिए काम कर रहा है तो वहां पर विशेष छूट जो है कानून के अंदर दी गई है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या म्युनिसिपल इमरजेंसी हो गई या फिर फायर सर्विसेज हो गई, डिजास्टर रिस्पांस हो गया। इन क्षेत्रों में शिफ्ट जो है वो तुरंत बदली जा सकती है। ओवर टाइम तय परिस्थितियों में अनिवार्य हो सकता है कि मतलब डिजास्टर की सिचुएशन आ गई, फायर मैनेजमेंट की सिचुएशन आ गई, आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, आपको बोला जा सकता है आपको करना है तो आपको उस समय पर करना ही पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध न होने पर आपके काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, 48 घंटे से भी ऊपर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर वर्कर सेफ्टी और ओवर टाइम पेमेंट जरूरी है। अब बात करते हैं सरकार की इमरजेंसी पावर्स के बारे में। राष्ट्रीय या फिर प्राकृतिक आपदा में यहां के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर। अगर मान लीजिए देश के अंदर कोई पेंडेमिक आ जाए, खुदा ना खास्ता,
फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर और कोई राष्ट्रीय आपातकाल जैसी सिचुएशन आ जाए, नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए, तो सरकार अस्थायी रूप से वर्किंग आवर्स को, स्प्रेड ओवर टाइम को, रेस्ट रूल्स को, शिफ्ट कंडीशंस को चेंज कर सकती है, उसमें कुछ लीनियंसी दे सकती है। लेकिन ओवर टाइम जहां भी होगा डबल वेज मिलेंगे, वर्कर सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगी, और जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रहेगी जब तक ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन लागू है। ठीक, अब बात करते हैं अगले बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की, आपके लीव राइट्स के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लीव राइट्स, छुट्टी लेने का। और इसके बारे में जो प्रावधान है मेनली वो सेक्शन 32 आपके सेक्शन 32 ऑफ OSH के अंदर बताया गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के अंदर बताया गया है। अब लीव वाले सेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो बताओ ना भाई, शेयर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना। इतनी जानकारी आपको नए लेबर कोड के बारे में एक ही सेशन के अंदर कहीं नहीं मिलने वाली, आप कहीं भी देख लीजिए, गारंटी है देता हूं। और अभी तो इस सेशन के अंदर आपको और बहुत कुछ पता चलने वाला है इन 3 एस्पेक्ट के बारे में। हमें सपोर्ट भी करिए आप सुपर थैंक्स के माध्यम से, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो। आपके सवालों का जवाब मिल रहा है आपको, सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे को सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे सेशन और लेके आए। चैनल मेंबरशिप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव लाइव सेशन और एक्सक्लूसिव सेशंस लेके आने वाले हैं, वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए। अब बात करते हैं लीव रूल्स के बारे में। लीव रूल्स के अंदर जो सबसे पहली बात है, एनुअल लीव के बारे में बात करते हैं। एनुअल लीव आपकी कैसे कैलकुलेट होंगी, और इसके अंदर जब भी एनुअल लीव कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ छिपे हुए नियम भी शामिल हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको कोई नहीं बता रहा है। सब ऊपर ऊपर से बातें बता रहे हैं, आपको सारी छिपी हुई बातें भी बता रहा हूं। देखिएगा, समझिएगा, जो मेन नियम है, जो मेन रूल है जिसको सभी लोग बताते हैं, वो ये है कि 20 दिन के काम पर 1 दिन अर्न्ड लीव मिलेगी। 20 दिन अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उसके लिए अर्न्ड लीव 1 मिलेगी, और इसी तरह पूरे साल में आपको अर्न्ड लीव मिलती है। ठीक है, पिछले वर्ष 180 दिन काम करना जरूरी होता है अर्न्ड लीव की एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आपने पिछले साल 180 दिन काम किया है, तभी आप 20 दिन पर 1 दिन की अर्न्ड लीव के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, इसके अंदर भी अपवाद है बाबू। एक्सेप्शन को समझिएगा। एक्सेप्शन है कि साल के मध्य में अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उस वर्कर के लिए क्या सिचुएशन होगी। बहुत जगह होता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि सभी 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को ज्वाइन करते हैं, बीच में भी तो ज्वाइन करते हैं ना। तो उस पर क्या सिचुएशन होगी अगर कोई व्यक्ति साल के बीच में ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए जो वर्कर मई या जून में ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो 180 दिन पूरा करते ही प्रो रेटा लीव ले सकता है। जैसे ही उसने 180 दिन लगातार काम किया तो उसको प्रो रेटा बेस पर छुट्टी मिल सकती है, अर्न्ड लीव मिल सकती है। पूरे साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा उसको, 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन 2 क्या है? एक्सेप्शन 2 ये है कि कई डेज वर्क डेज माने जाते हैं। इन दिनों को लीव कैलकुलेशन में वर्किंग डेज माना जाता है, जैसे वीकली हॉलीडेज को, पेड हॉलीडेज को, फेस्टिवल हॉलीडेज को, एक्सीडेंट लीव को, मैटरनिटी लीव को, कुछ स्थितियों में ले ऑफ डेज को भी, और ESI सिकनेस बेनिफिट अवधि को भी वर्किंग डे माना जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लीव कैलकुलेशन। मतलब जो 180 दिन की जो समय सीमा है उसको काउंट करने के लिए आपके वीकली हॉलीडेज, मतलब जो आपका संडे आ रहा है वो भी उसी के अंदर काउंट होगा, 180 दिन की समय सीमा वाला। पेड हॉलीडे है कोई, वो भी काउंट होगा। फेस्टिवल हॉलीडे है वो भी काउंट होगा। एक्सीडेंट लीव है वो भी काउंट होगा। मैटरनिटी लीव है वो भी काउंट होगा, और ले ऑफ डेज भी यहां पर काउंट होते हैं। मतलब अगर यहां पर जो छुट्टी वाले दिन है, जैसे वीकली डे, वीकली हॉलीडे, पेड हॉलीडे, अगर इसको भी लीव कैलकुलेशन के लिए अर्न्ड लीव के पर्पस से काउंट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज तो एम्प्लॉय के, वर्कर के बेनिफिट में है ना। और आपको क्या बात ये पता थी
कि अगर मैं 20 दिन लगातार काम करूं और चाहे उसके अंदर मेरा संडे वाला दिन भी आ रहा है तो मेरे को उस पर एक अर्न्ड लीव मिलती है। और सिर्फ वीकली ऑफ डे की बात, यहां पर 20 दिन लगातार काम करने वाली बात नहीं है। जो आपका छुट्टी वाला दिन है, पेड ले हो, फेस्टिवल हॉलीडे हो, वो भी काउंट हो रहा है। तो एम्प्लॉय और वर्कर के लिए तो बेनिफिट वाली बात है ना। आपको ये बात पता थी क्या? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इससे वर्कर क्या होगा, अगर इन सारे छुट्टी वाले दिनों को भी हम 180 दिन की कैलकुलेशन में फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ अर्न्ड लीव अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जो वर्कर है अपने जल्दी 180 दिन पूरा करेंगे और पूरा करते ही अर्न्ड लीव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब तीसरे अपवाद को समझते हैं, एक्सेप्शन को समझते हैं इस रूल में। मैटरनिटी लीव और एक्सीडेंटल लीव का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है अभी भी। जब भी मैटरनिटी लीव होगी या एक्सीडेंटल लीव होगी, कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है तो ये कॉन्टिन्यूएशन इन सर्विस है और इस 180 दिन को काउंट करने के लिए अंदर ये भी काउंट होगा। इन लीव्स को डीम्ड टू बी डेज वर्क माना जाता है, मतलब ऐसे दिन माने जाते हैं जिस दिन ये माना जाता है कि एम्प्लॉय ने काम किया है, हकीकत में ना किया हो बिकॉज ऑफ मैटरनिटी लीव एंड दी एक्सीडेंट थिंग, मगर ये माना जाता है कि उसने काम किया है। लीव कैलकुलेशन में इनको गिना जाता है और कॉन्टिन्यूअस सर्विस जो है वो एम्प्लॉय की बाधित नहीं होती है। ये सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़ा हुआ एक नियम है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए आपके अर्न्ड लीव के बारे में, आपकी लीव कैलकुलेशन के बारे में। अब बात करते हैं, एक और मुद्दा है लीव कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में, कि आपको जो लीव मिली हुई थी आपने वो अवेल नहीं करी तो क्या वो अगले वर्ष आपकी एक्सटेंड हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी? तो उसके बारे में भी नियम इन नए कानूनों के अंदर है। जो मूल नियम है वो ये है कि 30 दिन तक जो आपकी अर्न्ड लीव है या आपकी कोई लीव है, अर्न्ड लीव नहीं, कोई भी लीव है, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। स्टेट ज्यादा भी अलाउ कर सकते हैं, अगर राज्य चाहें तो इसको और भी लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 दिन से ज्यादा भी अलाउ कर सकते हैं। मगर यहां पर भी इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको समझिएगा कि फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कुछ राज्यों में 40 से 60 दिन तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। माइन वर्कर के लिए जो खदानों में काम करते हैं कभी कभी और भी ज्यादा सीमा होती है, और सीजनल वर्कर्स के लिए उनकी लीव कैलकुलेशन का तरीका अलग हो सकता है सीजन की अवधि के अनुसार। अब अगले मुद्दे पर बात करते हैं, लीव एनकैशमेंट रूल्स के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव एनकैशमेंट रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीव का कैश पेमेंट जरूरी है। आपने अर्न्ड लीव अर्जित करी और आपने वो लीव नहीं ली तो अब आपको उसके बदले पैसा मिलेगा। लीव का जो है वो कैश पेमेंट जरूरी है। किस सिचुएशन के अंदर? रेजिग्नेशन के समय पर, रिटायरमेंट के समय पर, टर्मिनेशन के समय पर, डेथ के समय पर, या फिर ईयर एंड के समय पर, अगर एम्प्लॉयर इस चीज को अलाउ कर दे। तो हर जगह ये अलाउ नहीं होता कि ईयर एंड पर आपकी जितनी भी अर्न्ड लीव है आपको उसका पैसा मिलेगा। कुछ एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉयर अलाउ करेगा उसी सिचुएशन के अंदर, अदरवाइज जो ये आपकी अर्न्ड लीव होती है इसका पैसा आपको रेजिग्नेशन के समय पर, मतलब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं उस समय आपको इसका पैसा दिया जाएगा। इज इट क्लियर? एनकैशमेंट किस रेट से होगी इसको भी समझना जरूरी है। लीव एनकैशमेंट कैसे होगी? लीव एनकैशमेंट होगी डेली वेज प्लस अनयूज्ड लीव डेज के हिसाब से। डेली वेज के अंदर क्या क्या शामिल होता है? बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस और कुछ अलाउंस जो डिफरेंट रूल्स पर अवेलेबल है। डेली वेज में क्या क्या शामिल होता है? बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस प्लस कुछ और दूसरे अलाउंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्या किसी कंडीशन के अंदर लीव टेम्पररी डिनाई की जा सकती है? कभी क्या किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को जो लीव वो लेने के लिए एलिजिबल है, क्या एम्प्लॉयर उसको कुछ कंडीशंस में मना कर सकता है? जनरली नहीं कर सकता, मगर इसकी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एम्प्लॉयर लीव देने से मना कर सकता है। एम्प्लॉयर जो है वो लीव तभी डिनाई कर सकता है जब कोई अर्जेंट वर्क हो, जब प्रोडक्शन साइकिल क्रिटिकल हो कि हाँ भाई ये उत्पाद हमें बनाना ही बनाना है, बहुत जरूरी है, तब लीव डिनाई कर सकता है। बहुत सारे लोग पहले से लीव
पर हो तब भी लीव डिनाई की जा सकती है, और सेफ्टी का इशू हो तब भी लीव डिनाई की जा सकती है। लेकिन एम्प्लॉयर को रिटर्न रीजन देना होगा कि किस वजह से एम्प्लॉय की छुट्टी कैंसिल की जा रही है, छुट्टी नहीं दी जा रही है, उसको लीव नहीं दिया जा रहा है। आफ्टर सम डेज उसको लीव देना ही पड़ेगा। अभी मत दे लीव एम्प्लॉयर, मगर कुछ दिन बाद कंसर्न एम्प्लॉय को लीव देना ही पड़ेगा, और जो है वो रिकॉर्ड रखना होगा कि किस एम्प्लॉय को उसने लीव देने से मना किया, लीव पर जाने से मना किया, और उसके पीछे का कारण क्या है, और उसको उसके बाद कब लीव दी, ये पूरा रिकॉर्ड एम्प्लॉयर को मेंटेन करना होगा। एम्प्लॉयर लीव को फोर्स नहीं कर सकता, किसी भी एम्प्लॉय से जबरदस्ती नहीं कह सकता कि जाओ तुम छुट्टी पे ले, तुम्हारी अर्नड लीव इकट्ठी हो रखी है, चलो तुम छुट्टी पे चले जाओ। जबरदस्ती लीव कटवाने के लिए कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को नहीं बोल सकता है। ओवर टाइम को लीव में नहीं बदल सकता है, और कॉन्टिन्यूअस लीव बैलेंस कम नहीं कर सकता है। वीकली ऑफ को अर्नड लीव में नहीं बदल सकता है, और एनकैशमेंट से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये सब कानून के तहत गलत चीजें हैं। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं, एम्प्लॉयर क्या नहीं कर सकता, ये बात समझिएगा। एम्प्लॉयर कभी भी जबरदस्ती लीव कटवाने के लिए नहीं बोल सकता किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर से। ओवर टाइम को लीव में बदलने के लिए नहीं बोल सकता। कॉन्टिन्यूअस लीव बैलेंस कम करने के लिए नहीं बोल सकता। वीकली ऑफ को अर्नड लीव में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोल सकता। एनकैशमेंट से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कानून के तहत गलत है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का लीव पर सख्त रुख क्या है। लीव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले दिए हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला केस है मैंगलोर गणेश बीडी वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। मैंगलोर गणेश बीडी वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीव जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। दूसरा केस है एसबीआई वर्सेस आरके जैन। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीव कैलकुलेशन बिल्कुल कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। और तीसरा केस है बीके सैन वर्सेस ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी। बीके सैन वर्सेस ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट लीव एनकैशमेंट है उस पर एम्प्लॉयर रोक नहीं लगा सकता। अब बात करते हैं अलग अलग वर्कर कैटेगरीज के लिए कुछ अलग अलग विशेष नियम दिए गए हैं इन नए कानूनों के तहत। अब जानते हैं कि किन किन वर्कर्स के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। सबसे पहली बात, हम महिलाओं की बात करते हैं, वुमन वर्कर्स की बात करते हैं। इनके लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं इन नए कानूनों के तहत, क्योंकि इनकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए नाइट शिफ्ट जो है वो केवल महिला कर्मचारी की कंसेंट से होगी। दूसरा, पिक एंड ड्रॉप सेवा इनको देना अनिवार्य होगा। तीसरा, लाइटिंग जरूरी होगी। सिक्योरिटी स्टाफ प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। सेफ एंट्री एग्जिट होनी चाहिए और जीरो हरासमेंट पॉलिसी इन प्लेस होनी चाहिए। और अडोलिसेंट वर्कर्स की बात करें जो 14 से 18 वर्ष के बीच में आते हैं, उनको हजार्डस वर्क में काम नहीं करने देना है। किसी भी अडोलिसेंट को, 14 से 18 साल के वर्कर को हम किसी भी हजार्डस वर्क में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनको काम के घंटे इनके कम होंगे, और इनको जो रेस्ट दिया जाएगा वो बिल्कुल मैंडेटरी होगा। और नाइट शिफ्ट की इनको कतई मनाही है। नाइट शिफ्ट में ये मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी वही राइट्स हैं। सेम वर्किंग आवर्स होंगे, सेम स्प्रेड ओवर होगा, सेम ओवर टाइम होंगे, डबल वेजेस होंगे और सेम लीव होंगी। और इसको इंश्योर करने की जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी। देगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर देगा। समझ गए? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी आपने जवाब मिल गए यहां पर। तो आपको अगर अभी तक जवाब मिले हैं तो कमेंट में बताइए ना कि सेशन कैसा लग रहा है, और कोई अभी भी जवाब है तो भी पूछिए। वैसे आपके और जो भी जवाब हैं वो आने वाले 5-7 मिनट के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे, तो वीडियो को शेयर करो ना। अब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज के बारे में। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके लिए भी रूल्स कुछ अलग हैं, उसको समझते हैं। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की बात करें तो इनके आवर्स जो होंगे वो अक्सर टास्क बेस्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और रिपोर्टिंग बेस्ड होते हैं। लेकिन लीव और रेस्ट के नियम इन पर भी लागू होते हैं। और ट्रांसपोर्ट वर्कर की बात करें तो इनके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है। ड्राइविंग आवर्स की लिमिट
बढ़ाई जा सकती है, कॉन्टिन्यूअस ड्राइविंग लिमिट बढ़ाई जा सकती है, ड्यूटी आवर्स को बढ़ाया जा सकता है, मैंडेटरी रेस्ट के लिए अलग नियम हो सकते हैं और जो लॉग बुक है उसको मेंटेन रखने के अलग नियम हो सकते हैं। इनमें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैक्सी कैब ड्राइवर शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। बहुत सारे राज्यों में आईटी सेक्टर में नाइट शिफ्ट चलती है, आपको पता ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर जब नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है तो जो अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर नाइट शिफ्ट में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन देना होगा। ठीक है, 24/7 ऑपरेशन चलाने के लिए अलग नियम हो सकते हैं, इसके लिए छूट दी गई है। लेकिन स्प्रेड ओवर, लीव, वीकली रेस्ट, ओवर टाइम सब पर लागू होगा, कोई मनाही नहीं है। अब एक और बात करते हैं जर्नलिस्ट और मीडिया एम्प्लॉयज के बारे में। इनका काम जो है वो अनियमित होता है। जर्नलिस्ट और मीडिया एम्प्लॉयज के बारे में कई बार ब्रेकिंग न्यूज में ओड आवर्स पर भी काम करना पड़ सकता है। समझ रहे हो, रात के 2 बजे बुला लिया, हाँ वही रिपोर्टिंग करो, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो इनको ओड आवर्स में भी काम करना पड़ता है। लेकिन वीकली रेस्ट, ओवर टाइम और लीव का अधिकार इनके पास भी वही रहता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ये सुनिश्चित करता है कि वर्किंग आवर्स और लीव के मुद्दों पर डिस्प्यूट सही तरीके से रिपोर्ट हो सके। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट है वो एक्चुअली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के जो झगड़े हैं उनको सही तरीके से निपटारण के लिए कानून बनाया गया है। और जो आईआर कोड है, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, वो ये सुनिश्चित करता है कि वर्किंग आवर्स और लीव के मुद्दे पर डिस्प्यूट सही तरीके से रिपोर्ट हो सके। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में आवर्स, शिफ्ट और लीव मेंशन होना बहुत जरूरी है। 300 प्लस वर्कर वाले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शिफ्ट टाइमिंग बिल्कुल सही तरीके से मेंशन होनी चाहिए। वीकली रेस्ट और ओवर टाइम प्रोसीजर और हॉलिडे लिस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में स्पष्ट रूप से मेंशन होना चाहिए। जो स्टैंडिंग ऑर्डर है 300 प्लस वाली एम्प्लॉय वाली जगह पर, वहां पर शिफ्ट टाइमिंग भी स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर सही से मेंशन होनी चाहिए, वीकली रेस्ट के बारे में भी, ओवर टाइम प्रोसीजर भी और हॉलिडे लिस्ट भी। एम्प्लॉयर इन्हें बदल नहीं सकता है अचानक। और दूसरा रूल की बात करें तो शिफ्ट चेंज के लिए नोटिस जरूरी है। किसी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर अचानक से शिफ्ट नहीं चेंज कर सकता है। एडवांस नोटिस देना होगा, रीजन बताना होगा और वर्कर यूनियन से कंसल्टेशन भी करना होगा। अब तीसरी बात करते हैं लीव डिनायल को लेकर। लीव डिनायल, अगर किसी एम्प्लॉय को अगर लीव डिनाई की जाती है कि मतलब छुट्टी देने से मना किया जाता है बिना सही कारण के, बिना प्रॉपर कारण के, तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ये अपने आप में एक विवाद है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत आता है। अगर वर्कर को लगे कि जो लीव है वो अनफेयरली उसको डिनाई किया गया है, या एनकैशमेंट उसकी रोकी गई है, लीव एनकैशमेंट रोकी गई है, या वीकली ऑफ जो है वो डिनाई हुआ है, या ओवर टाइम पे है वो या तो मिला नहीं या फिर डबल के हिसाब से नहीं मिला है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है और वर्कर जा सकता है कॉन्सिलेशन के लिए लेबर कोर्ट के सामने या फिर लेबर ट्रिब्यूनल के सामने। अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कायम करने से मना कर दे, एम्प्लॉयर ने बोला कि तुम 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करो, इस पर एम्प्लॉय ने मना कर दिया, तो इसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयर उस कंसर्न एम्प्लॉय को डिमोट नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, हरास नहीं कर सकता, उसकी सैलरी नहीं काट सकता, सिर्फ इस वजह से कि वर्कर ने एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करने से मना कर दिया है। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स पर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और इसमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसका क्या प्रोसेस है। अगर वर्कर वर्किंग आवर्स को लेकर स्ट्राइक करते हैं कि हमारे काम के घंटे बढ़ा दिए, हम तो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, अगर ये बात है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक प्रॉपर प्रोसीजर देता है कि पहले एडवांस नोटिस देना होगा, कॉन्सिलिएशन के लिए जाना होगा, फिर निगोशिएशन भी करना होगा और फिर मामला जाएगा ट्राइब्यूनल के सामने। तो मतलब 4 स्टेप प्रोसेस है कि अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग आवर्स को लेकर अगर वर्कर स्ट्राइक पर जाते हैं तो पहले उनको स्ट्राइक पर जाने से पहले नोटिस देना होगा, और नोटिस देने के बाद कॉन्सिलिएशन के प्रयास करने पड़ेंगे, निगोशिएशन के प्रयास करने पड़ेंगे, और जब मामला नहीं सुधरे तभी मामला ट्राइब्यूनल के सामने जाएगा।
ये जो सिस्टम है ये कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। लीव और वर्किंग आवर्स के लिंक को समझते हैं थ्रू दी सोशल सिक्योरिटी कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो लीव और आवर्स को कैसे इकट्ठा जोड़ते हैं, कैसे एक माला के रूप में पिरोता है, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं किसकी, मैटरनिटी बेनिफिट की। मैटरनिटी बेनिफिट पूरी तरह से काउंट होती है कॉन्टिन्यूअस सर्विस में और लीव कैलकुलेशन में। एम्प्लॉयर इसे ब्रेक इन सर्विस नहीं मान सकता। दूसरी बात करते हैं हम ईएसआई सिकनेस की वजह से। ईएसआई सिकनेस बेनिफिट, जो ईएसआई लीव होती हैं वो डीम्ड वर्किंग डे माना जाएगा और लीव कैलकुलेशन में भी ये गिना जा सकता है और सर्विस कॉन्टिन्यूटी को ये प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम डिसेबलमेंट और इंजरी लीव की वजह से कि भाई एम्प्लॉय को कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस समय पर जो एक्सीडेंट लीव है वो हमेशा पेड होगा, लीव बैलेंस कम नहीं करता है और सर्विस कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया तो ये जो लीव होगी वो हमेशा पेड होगी और जो एम्प्लॉय का अपना अर्नड लीव वाला बैलेंस है या कैजुअल लीव का बैलेंस है उसमें से कोई भी छुट्टी नहीं घटेगी, ठीक है, और सर्विस कॉन्टिन्यूटी भी उसकी बनी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं ग्रेच्युटी बेनिफिट का। ग्रेच्युटी बेनिफिट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेच्युटी बेनिफिट लीव का बड़ा रोल इसमें होता है। ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में वीकली ऑफ, हॉलिडे और लीव डेज सब सर्विस पीरियड में शामिल होते हैं। जब आप ग्रेच्युटी टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर वीकली ऑफ डे भी शामिल होते हैं, हॉलिडे भी शामिल होंगे और लीव डेज भी शामिल होंगे, सब सर्विस पीरियड के अंदर शामिल होते हैं। अब बात करते हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वर्कर्स के बारे में। जो वर्कर अपना वॉलंटरी ईएसआई या फिर पीएफ चुनते हैं उन्हें भी सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी इंजरी कंपेंसेशन मिलता है, चाहे ब्रेक्स ही क्यों ना हो उनके एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब इतना सारी चीज हमने, इतना कानून समझा, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना बनता है ना। आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं क्या, समझना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ ना। सेशन कैसा लग रहा है, कुछ समझा, कुछ डाउट दूर हुए, कुछ पता चला, बताओ ना। सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए ना, ताकि आपके लिए और डिटेल सेशन ऐसे लाए जा सकें। और ये बताइएगा कि इन नए कानून के किस मुद्दे पर आप एक और ऐसा ही डिटेल्ड सेशन चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आपके सभी के कमेंट हम पढ़ते हैं, आपको पता है, और जवाब भी देते हैं जहां पर दिया जाना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के मामले से एग्जाम्पल्स लेकर इनको समझते हैं। पहला केस एक हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि वर्कर ने अगर 54 घंटे कभी एक हफ्ते के अंदर काम किया है, एक वर्कर ने किसी हफ्ते के अंदर 54 घंटे काम किया है, तो क्या होगा? वीकली लिमिट तो 48 घंटे की है, जो एक्स्ट्रा 6 घंटे काम किया है उसके लिए उसे डबल वेज मिलेगा ओवर टाइम के रूप में। एक्सेप्शन भी लागू होती है कि जब ऐसी नई सिचुएशन होगी, अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हो या इमरजेंसी में हो, तब भी जो पेमेंट है ओवर टाइम का वो हमेशा डबल ही मिलेगा इन कानून के मुताबिक। अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन में भी अगर वो अपने वीकली ऑफ से, वीकली लिमिट से ज्यादा काम कर रहा है, 48 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, तब भी उसको जो ओवर टाइम का पैसा है वो डबल ही मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसी महिला का। महिला वर्कर को नाइट शिफ्ट दी लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, यह सेफ्टी के रूल्स का उल्लंघन है एम्प्लॉयर के द्वारा। अगर एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, लाइटिंग, सेफ्टी और कंसेंट सब देता है तभी नाइट शिफ्ट वैलिड हो सकती है। नाइट शिफ्ट के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट नहीं दिया है तो वो कानून का उल्लंघन है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन को समझते हैं। कंपनी लीव एनकैशमेंट नहीं दे रही है, जो आपकी अर्नड लीव है उनको एनकैश नहीं कर रही है, ये अपने आप में इलीगल है। आपको बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारी अर्नड लीव इकट्ठी हो रही है, तुम उनको एग्जॉस्ट कर लो, छुट्टी ले लो। मगर अर्नड लीव क्या होती है कि
आपकी मर्जी है छुट्टी ले या ना ले, नहीं तो आपको पैसा मिलेगा। और कंपनी अगर आपकी अर्नड लीव को एनकैश नहीं कर रही है तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है। सिर्फ इंसॉल्वेंसी या फिर कोर्ट ऑर्डर की स्थिति में डिले हो सकता है। मान लीजिए कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या कोई कोर्ट ऑर्डर है, तभी उस स्थिति के अंदर लीव एनकैशमेंट में डिले हो सकता है। अदरवाइज लीव एनकैशमेंट पर कोई रोक नहीं लग सकती। आईटी कंपनी ओवरटाइम कराती है मगर ओवरटाइम करने का पैसा नहीं देती। सिनेरियो नंबर 4, आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी आपको ओवरटाइम काम करने के लिए बोलती है, लेकिन जब आप ओवरटाइम काम कर देते हो तो ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता है। यह सीधा लेबर लॉ का वायलेशन है। मैनेजरियल या फिर सुपरवाइजरी कैटेगरी जेन्युइन हो, जैसे कि रियल डिसीजन मेकिंग पावर, सैलरी थ्रेशोल्ड, इंडिपेंडेंट रोल, सिर्फ डेजिग्नेशन मैनेजमेंट टीम लीड लिख देने से एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। एग्जेम्पशन कौन सा? जो मैंने आपको बताया था कि भाई ओवर टाइम रखा जा सकता है अगर मैनेजरियल रोल में है, टीम लीड रोल में है। उस स्थिति के अंदर जो क्या कहते हैं कि ये आपका जो ओवर टाइम वाली सिचुएशन है वो लागू नहीं होगी, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है आईटी कंपनी के लिए स्पेशल, ठीक है। कभी इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो, और आप उसके ऊपर एक डिटेल सेशन चाहते हैं तो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉयर वर्कर को 14 घंटे प्रेमिसेस में रखता है, 14 घंटे प्रेमिसेस के अंदर रखता है, जबकि स्प्रेड ओवर लिमिट कितनी है? टोटल 12 घंटे की है। तो ये उस लिमिट का सीधा उल्लंघन है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म ओवरराइड हो सकता है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती तो वहां पर एग्जेम्पशन लागू हो जाती और आप ये 14 घंटे वाली सिचुएशन वैलिड हो सकती थी। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो अगर 14 घंटे ओवर टाइम है, 14 घंटे स्प्रेड ओवर टाइम है तो ये रूल्स का क्लियर उल्लंघन है। आप समझ गए? और स्प्रेड ओवर टाइम वाली सिचुएशन के अंदर ओवर टाइम, कंपेंसेट, रेस्ट और रिकॉर्ड सब कुछ अनिवार्य है। अब तक हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड को अलग अलग समझा, लेकिन इन लेबर कोड की जो असली ताकत तब सामने आती है जब आप इन्हें एक पूरे सिस्टम के रूप में देखते हैं। चलिए पूरी कानूनी तस्वीर को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओएसएच कोड की, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की। ये कैसे काम करता है इसको समझिएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड ये बताता है कि आप कैसे काम करेंगे। ओएसएच कोड जो है वो ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है कि वर्किंग आवर्स क्या होंगे, स्प्रेड ओवर क्या होगा, रेस्ट इंटरवल कैसे होंगे, ब्रेक्स कैसे होंगे, वीकली हॉलिडे क्या होगा, एनुअल लीव क्या होंगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, शिफ्ट रूल्स क्या होंगे, नाइट शिफ्ट रूल्स क्या होंगे, डबल एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन क्या होगी। ये आपके दैनिक काम, सुरक्षा और वर्किंग कंडीशंस को सुरक्षित रखता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में मौजूद जो महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस हैं वो हैं आपातकाल की, अर्जेंट रिपेयर की, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज की, सीजनल वर्क की, गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल रिलैक्सेशन की, कुछ स्पेशल वर्कर कैटेगरीज की, रियल मैनेजरियल रूल्स की, ठीक है। इन सबको सेक्शन 25 से 32 के अंतर्गत सरकार अलग अलग नियमों के रूप में बना सकती है। अब दूसरा इसके अंदर है आपका वेज कोड। वेज कोड की बात करें तो वेज कोड ये डिसाइड करता है कि आपको कैसे पे किया जाएगा, आपको कैसे सैलरी, आपको कैसे पेमेंट दी जाएगी। वेज कोड में तय किया गया है वेजेस की सही परिभाषा, ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, डिडक्शन की क्या लिमिट होंगी, पेमेंट की क्या टाइमलाइंस होंगी, और सेक्शन 14 ओवर टाइम के बारे में ये बोलता है कि ये हमेशा 2 गुना होगा नॉर्मल वेतन के। ये कोड ये सुनिश्चित करता है कि कोई एम्प्लॉयर ओवर टाइम से बच ना सके, कोई डेजिग्नेशन ट्रिक ना लगे जैसे एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर एटसेट्रा इस्तेमाल ना की जा सके, ओवर टाइम को कंपेंसेटरी ऑफ बनाकर आपको ठगा ना जा सके। अतिरिक्त काम का मतलब है 2 गुना वेतन, और ये आपका
पूर्ण कानूनी अधिकार है। और तीसरा कोड है इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, आईआर कोड। समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी? भाई काम धंधा चल रहा है, झगड़े भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी आ सकती है, कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, तो उनको सॉल्व भी तो करना है, धंधा तो चलता रहना चाहिए ना। तो समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी? आईआर कोड जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि कार्य घंटे से जुड़े विवादों की प्रॉपर सुनवाई हो, वर्किंग आवर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उनकी प्रॉपर सुनवाई हो, शिफ्ट अचानक बदली ना जाए, स्टैंडिंग ऑर्डर में काम के घंटे लिखे जाएं, यूनियन इन मुद्दों को उठा सके, कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स जो हैं वो समाधान करे और लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल विवादों को निपटाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक तरह से वर्कर प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नीचे दिए गए जो मैं आपको अभी मुद्दे बताने वाला हूं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माने जा सकते हैं। जो मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसीडर कर सकते हैं। जब कोई एम्प्लॉयर ओवर टाइम का पैसा ना दे तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जा सकता है। वीकली रेस्ट को डिनाई करे तो माना जा सकता है, स्प्रेड ओवर का उल्लंघन करे तब माना जा सकता है, और लीव को डिनाई करे तब माना जा सकता है, और नाइट शिफ्ट में सेफ्टी ना दे तब माना जा सकता है। इससे वर्कर के पास एक मजबूत कानूनी रास्ता रहता है, जाए ट्राइब्यूनल का दरवाजा खड़खड़ाए और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत अपने मामले को सुलझाए। अब बात करते हैं चौथे कोड की, और चौथा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। जहां तक सोशल सिक्योरिटी कोड की बात है, ये बताता है कि आपकी सेवा और सुरक्षा कैसे बचेगी। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो जोड़ता है मैटरनिटी बेनिफिट को, सिकनेस बेनिफिट को, डिसेबल बेनिफिट को, ग्रेचुटी बेनिफिट को, कंटिन्यूअस सर्विस की प्रोटेक्शन को, पीएफ ईएसआई की सुरक्षा को। ये कोड आपके हमेशा सुरक्षित रहने की गारंटी देता है, चाहे आप बीमार हो, मैटरनिटी लीव पर हो, या फिर आपको चोट ही क्यों ना लगी हो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज की, जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सुरक्षित काम की स्थिति, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, आर्टिकल 21 संविधान का हिस्सा है। ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस पर वर्कर का अधिकार है, वर्कर मशीन नहीं है, कानून की व्याख्या वर्कर फ्रेंडली होनी चाहिए। कुछ जरूरी ऐतिहासिक फैसले इस पर हम एक बार समझते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट केस है वो बैंगलोर वाटर सप्लाई केस है 1978 का। हर लॉ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को लेबर लॉ के अंदर ये केस सबसे पहले बताया जाता है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है। बैंगलोर वाटर सप्लाई केस 1978 का। इसमें जो इंडस्ट्री की परिभाषा है वो बहुत वाइड की गई है। अधिक कामगार अब लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे, जो कामगार हैं वो लेबर प्रोटेक्शन के दायरे में आएंगे। और दूसरा केस है लेबर्स वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट का केस, लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट 1984 का केस है। अत्यधिक काम करवाना शारीरिक और मानसिक शोषण है। राज्य की जिम्मेदारी है कि ह्यूमन कंडीशंस को वो सुरक्षित रखे, और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है उसका आधार यहीं से आता है। तीसरा केस है मैंगलोर गणेश बीडी वर्क्स केस 1974 का, मैंगलोर गणेश बीडी वर्क्स केस 1974 का। यह क्या कहता है? यह कहता है कि लीव विद वेजेस एक पूर्ण वैधानिक अधिकार है, एम्प्लॉयर इसे डिनाई नहीं कर सकता है। सेक्शन 32 इसी भावना को लागू करता है। अब बात करते हैं डेली रिलेटेड कैजुअल लेबर केस, ये 1988 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर टाइम जो है वो फुल्ली लीगली एनफोर्सिएबल राइट है, इसका भुगतान किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाएगा। ठीक है। विशाखा गाइडलाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वुमन सेफ्टी पर, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, इसको रोकने के लिए यहां पर गाइडलाइन आई थी। अब तो कानून भी आ गया है पार्लियामेंट की तरफ से, तो वो भी लागू है। नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा का विशेष दायित्व एम्प्लॉयर पर होता है। ये नाइट शिफ्ट रूल्स की पीछे की न्यायिक सोच विशाखा गाइडलाइन से ही आती है।
जो सभी कोर्ट्स के अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस को एक बार फटाफट से हम रिवाइज करने वाले हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैनेजरियल और सुपरवाइजरी स्टाफ है, अगर किसी कर्मचारी के पास हायरिंग की पावर है, लीव सैंक्शनिंग की पावर है, बजट अप्रूवल की पावर है और डिसिप्लिनरी कंट्रोल है, तो वो सम वर्किंग आवर रूल्स अलग हो सकते हैं। तो उनके लिए जो कुछ वर्किंग आवर रूल्स हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। किसके पास? जिसके पास हायरिंग की पावर हो, लीव सैंक्शन की पावर हो, बजट अप्रूवल की पावर हो और डिसिप्लिनरी कंट्रोल हो। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर अक्सर मैनेजर जैसा टाइटल देकर वर्कर का शोषण करते हैं, यह भी सच्चाई है। इसलिए असली टेस्ट क्या है? असली टेस्ट है क्या आपके पास वास्तविक अधिकार हैं, क्या आप वास्तव में चीजों को मैनेज करते हैं। टाइटल से कुछ नहीं होता, ड्यूटीज मैटर करती हैं। दूसरा, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट को कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि कुछ छोटे दुकानदारों को, दफ्तरों को रजिस्टर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी छूट दी गई है इन कानूनों के तहत, लेकिन वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, लीव सब लागू रहता है। और तीसरी एक्सेप्शन है फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल के लिए। स्टेट नोटिफिकेशन अलाउ कर सकता है स्प्लिट शिफ्ट्स के लिए, स्टैगर्ड आवर्स के लिए, फ्लेक्सी आवर्स के लिए और कंप्रेस्ड वर्क वीक पर। शर्त क्या है कि 48 घंटे सप्ताह की सीमा रहेगी, स्प्रेड ओवर 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता एक दिन के अंदर, और ब्रेक मैंडेटरी है। सीजनल इंडस्ट्रीज के रेफरेंस में क्या एक्सेप्शन है? सीजनल इंडस्ट्रीज के रेफरेंस में एक्सेप्शन है, जैसे सीजनल इंडस्ट्री जैसे शुगर मिल्स हो गई, बीडी वर्क्स हो गई, जैगरी हो गई, गुड़ की फैक्ट्री हो गई, ब्रिक क्लिन्स हो गए, ईंट के भट्टे हो गए, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हो गई। यहाँ पर सीजन में डेली आवर्स जो हैं वो काम के बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ओवर टाइम का मतलब डबल वेजेस ही होगा, वीकली रेस्ट जरूरी है और जो साल भर के ओवर टाइम की लिमिट है वो आपको फॉलो करनी होगी। अप्रेंटिस जो होते हैं, ट्रेनी जो होते हैं, उनके रेफरेंस में भी कुछ एक्सेप्शन है इन नए कानूनों के अंदर। उनके आवर्स, वर्किंग आवर्स अलग हो सकते हैं, वो अलग लॉ से गवर्न होते हैं, अप्रेंटिस एक्ट से गवर्न हो सकते हैं। उनकी जो सेफ्टी है, रेस्ट है, ह्यूमन ट्रीटमेंट है, वो मैंडेटरी है। वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क फ्रॉम होम में भी एम्प्लॉयर वीकली रेस्ट देगा, ह्यूमन आवर्स रखेगा और वर्क टाइमिंग है उसको डिफाइंड रखेगा। इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकता है एम्प्लॉयर। ऑनलाइन हरासमेंट भी वर्क प्लेस हरासमेंट माना जाएगा। अब अंत में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर बात करते हैं। अपने जीवन में सोचिए, क्या आपको लगता है कि आप ओवरवर्क्ड हैं? क्या आपका एम्प्लॉयर आपको वीकली रेस्ट नहीं दे रहा है? क्या आपको ओवर टाइम का पेमेंट मिल रहा है? क्या आपने लीव मांगी और एम्प्लॉयर ने मना कर दी? क्या शिफ्ट बिना बताए आपकी चेंज कर दी गई? अगर जवाब इनमें से किसी का भी हाँ है तो लेबर कोड आपके लिए ही लिखे गए हैं। यहां पर कुछ अहम बात के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी वर्किंग आवर्स आप खुद ट्रैक करें, खुद मॉनिटर करें कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, किसी भी सिंपल ऐप या डायरी में। दूसरा, शिफ्ट चेंज हमेशा लिखित में मांगे। तीसरा, ओवर टाइम के लिए रिक्वेस्ट करने में हिचकिचाएं नहीं। चौथा, वीकली रेस्ट कभी स्किप मत करें। पांचवा, लीव अननेसेसरी एक्यूमुलेट ना करें। छठा, डिस्प्यूट हो तो प्रॉपर चैनल फॉलो करें। वो प्रॉपर चैनल क्या है? सबसे पहले एचआर से कनेक्ट करें, एचआर के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर पर जाएं, स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद ग्रीवेंस हो तो ग्रीवेंस अपना रेज करिए, फिर कॉन्सिलेशन में जाइए और फिर निगोशिएट करिए। वहां से भी सॉल्व ना हो तो आप फिर ट्राइब्यूनल के सामने जा सकते हैं, लेबर कोर्ट के सामने जा सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आईटी कंपनी कहती है कि आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। बहुत बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि आईटी कंपनी क्या कह देती है कि आप तो सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको ओवर टाइम थोड़ी ना मिलेगा। मगर इसका जवाब जो है, जो ये आईटी कंपनी कर रही है, बिल्कुल गलत है। अगर आप वास्तविक मैनेजरियल रोल में नहीं हैं तो आपको ओवर टाइम जरूर मिलेगा। दूसरे शिफ्ट की बात करते हैं, सिनेरियो की बात करते हैं। शिफ्ट अगर रात को 1 AM तक चलती है, सुबह 1 AM तक चलती है, 1 बजे तक चलती है, पर कंपनी उसे अगले दिन की शिफ्ट मानती है, यह इलीगल है।
मिडनाइट के बाद चलने वाला पूरा वर्क एक ही कॉन्टिन्यूअस शिफ्ट माना जाता है। तीसरा सिनेरियो की बात करते हैं, महिला को नाइट शिफ्ट भेजा जाता है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता, तो यह भी कानून का सीधा उल्लंघन है। चौथे सिनेरियो की बात करते हैं, ब्रेक सिर्फ 10 मिनट का दिया गया 6 घंटे में, तो यह भी कानून का उल्लंघन है। एक और सिनेरियो मानिए, एम्प्लॉयर संडे को काम लेता है पर कंपेंसेटरी ऑफ नहीं देता है, तो यह भी कानून का उल्लंघन है धारा 26 के तहत। एक और इलस्ट्रेशन समझिएगा, एक्सेसिव ओवरटाइम मना करने पर वर्कर को धमकी दी जाती है तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तो यह सीधा का सीधा कानून का उल्लंघन है, यह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। एक बार थोड़ा सा चीजों को समराइज कर देते हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करके समझते हैं। सप्ताह में जो काम करने के अधिकतर घंटे होंगे वो 48 घंटे होंगे। डेली आवर्स स्टेट द्वारा मॉडिफाई किए जा सकते हैं। स्प्रेड ओवर अधिकतम 12 घंटे का हो सकता है। 5 घंटे बाद मैंडेटरी ब्रेक दिया जाएगा। वीकली हॉलिडे अनिवार्य होगा। संडे पर वर्क कंपेंसेटरी ऑफ होगा और ओवर टाइम 2 टाइम वेजेस मिलेंगी। लीव हर 20 दिन पर 1 दिन की आपको अर्नड लीव मिलेगी। नाइट शिफ्ट महिलाओं के लिए सेफ्टी अनिवार्य हो जाएगी और स्टैंडिंग ऑर्डर्स में शिफ्ट प्रीडिफाइन करनी होगी। वायलेशन होने पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी कोड में बेनिफिट्स सेफली आपके लिए दिए गए हैं। अब ये भारत का नया लेबर फ्रेमवर्क है। इसी के साथ जो ये हमारा डिटेल्ड सेशन है वर्किंग आवर्स पर, ओवर टाइम पर और लीव्स पर कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन। काम सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। काम हमारी इज्जत, स्वास्थ्य, आराम, परिवार, मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। इन नए लेबर कोड्स ने भारत के कामगारों की जिंदगी को एक नए लेवल पर सुरक्षित किया है। ये कोड कहते हैं कि आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपको आराम चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको समय भी चाहिए और आपको न्याय भी चाहिए। ये सुधार सिर्फ कानून नहीं है, भारत के रोजगार जगत का एक सामाजिक क्रांति है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, कुछ कमियां भी हैं जिनको हमने आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया है, मगर मुझे आप एक बात कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको लगता है कि ये नए लेबर कोड सच में भारतीय कामगारों की जिंदगी बदल देंगे। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करिएगा। अगर आपको लगता है कि 1% भी आपने आज के सेशन से कुछ सीखा है, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट सेशन चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा जरूर। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप के माध्यम से कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। 1% भी कुछ सीखा हो इस सेशन से तो वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।